सोनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में 3 अनाथ बहनें रहती थी। उन तीनों बहनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। वो तीनों बहनें गांव के अमीर सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। एक दिन की बात है, सेठ जी घर पर आए और अपनी सेठानी से बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? सुनती हो? अरे मैं यहाँ बैठी तो हूँ, कहाँ मुंह ऊपर किए चले जा रहे हो? बोलो क्या बात है? आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, आज बात ही इतनी खुशी की है कि रहा ही नहीं जा रहा है। हमने जो अपनी बेटी के लिए शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अगले रविवार को अपनी बेटी को देखने आ रहे हैं लड़के वाले। अरे वाह, ये तो वाकई में बड़ी खुशी की बात है। इतने बड़े घर जाकर मेरी बेटी के तो भाग्य खुल जाएंगे। उस समय वो तीनों बहनें, रागिनी, मोहिनी और सोहिनी, तीनों वहीं झाड़ू पोछे का काम कर रही थी। उनसे सेठानी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे तुम तीनों भी कल थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर आना, और हाँ, घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। लेकिन मेम साहब, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। हम ऐसा करते हैं कि कल हम काम पर नहीं आते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर तुम तीनों नहीं आओगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? और हाँ, अगर कपड़े नहीं है तो बाजार से नए ले आना, लेकिन यहाँ पर अच्छे कपड़ों में ही आना, समझी? ये कहकर सेठ और सेठानी वहां से चले जाते हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कपड़े हैं ही नहीं। अगर कल सेठ जी ने हमें इन पुराने कपड़ों में देख लिया तो बड़ा गुस्सा करेंगे। उन तीनों की बातें सेठ जी की बेटी शिखा सुन लेती है और उनके पास अपने नए कपड़े लेकर आती है और कहती है, रागिनी, मोहिनी, तुम तीनों चिंता मत करो, मेरे ये कपड़े रख लो और इन्हें ही पहन कर आ जाना। मम्मी पापा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। शिखा पढ़ी लिखी लड़की थी। वो इन तीनों से हमेशा अपनी सगी बहनों जैसा व्यवहार करती थी। दिन बीता और रविवार के दिन शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ विद्वान सिंह अपने परिवार के साथ सोनपुर में सेठ के यहाँ अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए। आइए आइए सेठ जी, आपका स्वागत है हमारे घर में। धन्यवाद सेठ जी, हम तो अपनी बहू को देखने आए हैं। भाई, हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है। सेठ जी अपने बेटे के साथ आकर बैठ गए। रागिनी, मोहिनी और सोहिनी भी अपने अपने काम को खत्म करके शिखा को तैयार कर रही थी। और जब लड़की दिखाने की बारी आई तो शिखा के साथ रागिनी, मोहिनी और सोहिनी भी साथ आई, नए कपड़ों में। रागिनी किसी अमीर घर की बेटी से कम नहीं लग रही थी। सेठ विद्वान के बेटे को रागिनी पसंद आने लगी थी। सेठ जी ने रिश्ता पक्का करते हुए शिखा के हाथों में सोने से जड़ा ब्राइडल लहंगा उपहार में दिया और कहा, ये लो बेटा, ये ब्राइडल लहंगा मेरा बेटा विदेश से लाया है। ये कोई आम लहंगा नहीं है, इसमें सोना जड़ा हुआ है। यही जोड़ा पहनकर तुम्हें हमारे घर आना है। जैसे ही शिखा ने लहंगा खोलकर देखा तो सबके होश उड़ गए। वो लहंगा इतना सुंदर था कि उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। तभी रागिनी ने उस लहंगे को हाथ लगाते हुए कहा, अरे वाह दीदी, ऐसा लहंगा तो परियों का होता है। इतना सुंदर लहंगा तो कभी देखा ही नहीं। तभी सेठानी ने रागिनी को धक्का दे दिया और कहा, दूर हट, नौकरानी कहीं की। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लहंगे को छूने की? तू अपनी औकात भूल गई है। क्या शिखा ने तुझे सर पर चढ़ा लिया है? तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हर जगह अपना हाथ डालेगी। सेठानी ने रागिनी के साथ उसकी दोनों बहनों की बहुत बेइज्जती की मेहमानों के सामने, जिसके कारण वो तीनों रोकर कमरे में चली गई। अरे आपने ये क्या किया? उसको इतनी जोर से धक्का दे दिया, उसको लगा होगा। अरे नहीं बेटा, वो तीनों तो इस घर की नौकरानी हैं। उन्हें इन सब की आदत है। अनाथ है तीनों, कभी देखा नहीं ना ऐसा लहंगा। फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, जो हुआ सो हुआ। ये गिफ्ट हम अपनी बहू को देते हैं और कुछ ही दिनों में शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। सेठ दीवान और बाकी लोग रात को सेठ के यहाँ ही रुके और अगली सुबह सेठ के घर से निकल कर गए। लेकिन उन तीनों गरीब बहनों के घर भी गए, जहाँ सेठ को देखकर वो तीनों बहनें दंग रह गई। सेठ ने हाथ जोड़कर उन तीनों से कहा, बच्चों, कल जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे जब पता लगा कि तुम तीनों अनाथ हो तो मुझे बड़ा बुरा लगा। ये लो, कुछ पैसे रख लो। सेठ जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो इन सब की आदत है। आप हमारी शिखा दीदी को बहू बना लीजिए, हमें इसी में खुशी है। सेठ ने मुस्कुराकर उन तीनों के सरों पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, सच कहूँ तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मेरे बेटे को आपकी बड़ी दीदी रागिनी पसंद है, जो इसने मुझसे रास्ते में कहा था। सच कहूँ, इसका फैसला मुझे भी पसंद था,
जब तुम शिखा के साथ आई थी तो मुझे यही लगा था कि सेठ की बेटी तुम ही हो, लेकिन मेरा बेटा अब शादी तुमसे ही करना चाहता है। सेठ की ये बातें शिखा रागिनी के घर के बाहर खिड़की से सुन लेती है, क्योंकि शिखा भी रागिनी से कल की बात को लेकर माफी मांगने आई थी। शिखा को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो दबे शब्दों में अंदर आकर कहती है, पापा, आपका फैसला मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने इन तीनों पर हमेशा से जुल्म किए हैं। शायद रागिनी आपकी घर की बहू बनेगी तो इसके भागे भी खुल जाएंगे। इसीलिए मैं आपका ये लहंगा भी रागिनी को देने आई थी, क्योंकि इस लहंगे की खुशी कल मैं रागिनी के चेहरे पर साफ देख रही थी। अब इस लहंगे की असली हकदार भी रागिनी ही है। लेकिन बेटा, हमने शादी का रिश्ता पक्का कर दिया है, फिर ये सब कैसे होगा? कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगी, बस आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। शिखा ने सेठ के कानों में कुछ कहा, जिसके बाद सेठ जी मुस्कुराकर चले गए। और शादी वाले दिन शिखा जब तैयार होने लगी तो चिल्लाकर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मेरा लहंगा देखो, किसी ने जला दिया। हे राम, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। कहते हैं नई दुल्हन का लहंगा अगर पहनने से पहले जल जाए तो दुल्हन के जीवन में संकट आते हैं। लेकिन मम्मी, बारात आने वाली है और अगर ये लहंगा नहीं पहना तो पापा जी नाराज हो जाएंगे। होने दे नाराज, मैं अपनी बेटी को थोड़े ना मरने दूंगी। तू एक काम कर, अपनी जगह अपनी नौकरानी को ये लहंगा पहना दे और ये शादी उसी से हो जाने दे। जो भी संकट आएगा उसी कलमुही को लगेगा। लेकिन मम्मी, उन्हें पता चलेगा तो बहुत बवाल हो जाएगा। जब तक पता चलेगा तब तक शादी हो चुकी होगी, और ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी को लेकर जाएंगे। शिखा की होशियारी ने आज रागिनी को वो सुंदर लहंगा पहनने दिया और साथ में सेठ के लड़के से शादी भी करवाई। जब शादी होने ही वाली थी तो सेठ ने शादी को रोकते हुए कहा, अरे पंडित जी रुकिए, अभी आपको 2 और शादी इसी मंडप में करनी है। सेठ की बातें सुनकर सभी हैरान रह गए और समझ नहीं पाए आखिर सेठ कहना क्या चाहते हैं। आप लोग चौंकिए मत, मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन मेरी बेटी की शादी होगी उसी दिन मैं किसी गरीब अनाथ की 2 बेटियों की भी शादी उसी मंडप में कराऊंगा। इसीलिए आज वो दिन आ गया है और मैंने इसी गांव की 2 और गरीब लड़कियों की शादी करवाने का फैसला किया है। दीवान सेठ ने मोहिनी और सोहिनी की शादी अपने ही रिश्तेदारी में उसी मंडप में करवाई और उन तीनों बहनों को उसी सोने के लहंगे में विदाई भी करवाई। गांव के सेठ ने दीवान सेठ से पूछा, सेठ जी, आप मेरी बेटी को अच्छे से रखना। लेकिन सेठ जी, मैं आपकी बेटी नहीं ले जा रहा हूँ। क्या मतलब आपका? यही कि आपने जिस बेटी का कन्यादान किया है वो आपकी बेटी नहीं, आपकी नौकरानी है। और आपने उसके साथ और जो 2 बहनों का कन्यादान किया है वो भी आपकी नौकरानी की बहनें हैं, जिन्हें आप हमेशा तंग किया करते थे। आज उन्हीं का कन्यादान आपने किया है और ये सब आपकी बेटी शिखा की बदौलत हुआ है। तब शिखा सामने आई और बोली, पापा, मेरे सर पर तो आपका हाथ है, लेकिन उन तीनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं आपसे सीधे तौर पर शादी के लिए मना करती तो आप ये नहीं होने देते। इसीलिए मैंने ये योजना बनाई, क्योंकि किसी गरीब अनाथ का घर बस जाए ये सबसे बड़ा पुण्य है। शिखा का बलिदान देख गांव के सभी लोगों ने शिखा की खूब बड़ाई की। शिखा ने उन तीनों बहनों को आज उनके असली घर तक पहुंचा दिया था और उनका घर बसा दिया था। पुष्पा एक दुष्ट औरत थी जो अपनी बहू प्रीति पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन प्रीति अपनी सास के अत्याचारों से परेशान हो जाती है और मौका देखकर सुसाइड करने के लिए शिवजी के मंदिर पर जाती है। हे महादेव, देख रहे हैं आप मेरी हालत। मैं आपके सारे उपवास करती हूँ, कुछ भी हो जाए पर आपकी आराधना कभी नहीं छोड़ती। फिर आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मुझे ऐसी सास मिली। मैंने अपनी क्रूर सास को अपनी माँ समझा, पर उन्होंने कभी मेरा दुख नहीं समझा। मैं क्या करूँ महादेव, आप ही बताइए। अब मैं और अपनी सास के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, मुझे अपने पास बुला लो। प्रीति अपनी सास के अत्याचारों से इतनी दुखी हो चुकी थी कि वो शिवजी के सामने ही अपना दम तोड़ना चाहती थी और इसीलिए प्रीति शिवलिंग पर अपना सर पटकने लगती है। कुछ देर बाद शिवलिंग के पीछे से एक तेज पीले रंग की रोशनी निकलती है, जिसे देखकर प्रीति की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और कुछ देर बाद प्रीति अपने घर जाती है। पर इस बार प्रीति की आंखों में आंसू नहीं
बल्कि खुशी की चमक थी। प्रीति आराम से घर जाकर अपने लिए खाना निकालती है, पर तभी वहाँ पुष्पा आ जाती है और प्रीति के हाथों से खाना छीनकर उसे फेंक देती है। क्यों रे कलमुही, भूल गई क्या कि तुझे 3 दिन में 1 दिन खाना होता है? कल ही ठूसा था तूने खाना, फिर आज तेरी खाना लेने की हिम्मत कैसे हुई दोबारा? सासू माँ, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि जो सासू माँ बोलेगी बेचारी बहू वही करेगी? और आपने खाने का अनादर किया है, आपको इसकी सजा मिलेगी। अब 3 दिनों तक आपको खाना नहीं मिलेगा। पुष्पा एक चमचा उठाकर गैस पर गर्म कर लेती है और जैसे ही प्रीति के हाथ को जलाने के लिए जाती है, वैसे ही प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है और उल्टा प्रीति अपनी सास का हाथ जला देती है। ओहो माँ जी, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? इसी तरह से मुझे भी दर्द होता है। बहुत सह लिया मैंने और बहुत कर लिया आपने मुझ पर अत्याचार। अब आपके किए की सजा तो आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने किए की सजा भुगत ली है। इस बार प्रीति अपनी सास के अत्याचारों को नहीं सहती और वहाँ से चली जाती है, पर पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जो अपनी सास के नाम से ही थर थर कांपने लगती थी। वो आज अपनी सास को आंखें दिखा रही थी और उसने अपनी ही सास को चोट पहुंचाई। आखिर ऐसा भी क्या हुआ इस कलमुही के साथ? इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई? मुझे फिर से इसे सीधा करना होगा। हे महादेव, देख रहे हो ना किस तरह से इस चुड़ैल ने मेरा हाथ जला दिया। पता नहीं अब कब तक मेरा हाथ ठीक होगा। पुष्पा अपना जला हुआ हाथ लेकर कमरे में बैठ जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रीति आराम से सो रही थी और तभी पुष्पा आकर उसके मुंह पर ठंडा पानी मारती है। क्यों रे करमजली, तेरे बाप ने तेरी शादी मेरे बेटे से इसीलिए कराई थी ताकि तू इस घर में आके अपनी नींद पूरी कर सके। रोज मैं ही घर के काम नहीं करूंगी, आज तुझे घर का काम करना होगा। मैं भी देखती हूँ तू आज कैसे मुझे नचाती है। सासू माँ, मेरी नींद खराब करके आपने अच्छा नहीं किया। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जा मैं तेरे साथ कितना बुरा करती हूँ। प्रीति को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है और देखते ही देखते प्रीति की आंखों का रंग बदल जाता है और वो एक साधारण इंसान से अर्ध नागिन बन जाती है। अपने सामने अपनी बहू को नागिन बनता देखकर पुष्पा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डरते हुए कहती है, मैं तो पहले से ही जानती थी कि तू मेरी बहू हो ही नहीं सकती। जो बहू मेरा नाम सुनकर थर थर कांपती थी, उसने आते ही मुझे जला दिया। सच बता, तू कौन है? वरना देख ले, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बुढ़िया, तू अपनी बहू के साथ बहुत बुरा करती थी, इसलिए तेरी बहू की जगह मैं लेकर आई हूँ। और हाँ, मैं तेरी बहू नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अब तुझे तेरी बहू तब तक नहीं मिलेगी जब तक तू सुधर नहीं जाती। अब देखते हैं तुझे मुझसे कौन बचाता है। आज मैं तुझे डस लूंगी और तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। पुष्पा अपने दोनों हाथों को जोड़कर नागिन के सामने खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, मुझे मत मारो, मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी बहू को कभी परेशान नहीं करूँगी। अगर मैंने अब कभी उसे परेशान किया तो तुम आकर मुझे डस लेना। प्लीज मुझे मेरी बहू लौटा दो। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर अगर तू नहीं सुधरी तो मैं वापस आऊंगी। इतना बोलकर नागिन एक बार फिर इंसानी रूप ले लेती है और शिवजी के मंदिर में चली जाती है और शिवजी के सामने अपने हाथों को जोड़कर उनसे कहती है, धन्यवाद शिव जी, आप खुद प्रकट हुए और आपने मुझे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब याद दिलाया और मुझे मेरे पिछले जन्म की कुछ शक्तियाँ भी दी। ये तेज रोशनी कैसी है? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रीति, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है जो तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। पिछले जन्म में तुम एक इच्छाधारी नागिन थी और तुमने एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया और उसकी बलि चढ़ा दी।
इसीलिए उस माँ ने तुम्हें श्राप दिया कि इस जन्म में वह तुम्हारी सास बनेगी और तुम्हें इतना सताएगी कि तुम खुद अपनी जान लेने पर उतारू हो जाओगी। इतना बोलकर भगवान शिव जी प्रीति के सामने एक दृश्य प्रकट करते हैं, जिसमें प्रीति गलती से जंगली सांप के बदले एक इच्छाधारी माँ के बच्चे की बलि चढ़ा देती है और किस तरह से वो इच्छाधारी नागिन प्रीति को श्राप देती है। मुझे इतना बड़ा श्राप मत दो, मुझे मेरे किए की सजा इसी जन्म में दे दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझ पे थोड़ी सी तरस खाओ। मैं भी एक माँ हूँ। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, पर क्योंकि तुम भी एक माँ हो इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। पिछले जन्म में मैं जब तुम पर अत्याचार करूँगी तो तुम अपने असली नागिन के रूप में आकर मुझे सुधारना। इससे मुझे मेरे किए की सजा मिलेगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा। प्रीति, तुम्हारी सजा पूरी हुई, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी नागिन शक्तियाँ दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी सास को सुधार सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। अब मैं शायद अपने ससुराल में अपनी सास के साथ हंसी खुशी रह सकती हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रीति महादेव को धन्यवाद करके अपने ससुराल वापस जाती है। प्रीति को देखते ही पुष्पा की जान में जान आ जाती है और वो उससे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। साथ ही साथ प्रीति भी अपने पिछले जन्म की गलतियों की माफी अपनी सास से मांगती है, जिसके बाद फिर कभी पुष्पा प्रीति पर अत्याचार नहीं करती और ना ही प्रीति अपनी सास को तंग करती।